Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी प्रतिभागियों का, विद्यार्थियों का, साथियों का विनायक कोचिंग पलसना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको समय के अनुसार डेली क्लासें लगाई जा रही है। साथियों, बार बार आप हमारी जो संस्थान है विनायक कोचिंग पलसना बार बार आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक पर आधारित जो क्लासें लगाई जा रही है, आप बार बार अध्ययन करें, देखें। कोई भी आपको समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो साथियों, पिछली क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे, हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था। तो विद्यार्थियों, विशेषकर पटवार और रीट वाले ध्यान देना, जिसने स्वर संधि पढ़ ली है या ध्यान से देख लिया है, अगली संधि हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो विद्यार्थियों, अगली संधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और वो संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ध्यान दें। हमने परिभाषा में थोड़ा सा पढ़ा था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यदि स्वर या व्यंजन, ध्यान देना, परिभाषा है ये व्यंजन संधि की। के बाद या तो आए स्वर या आ जाए व्यंजन। साधारण सी परिभाषा है विद्यार्थियों, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान देना है। धन से पहले या तो मिलेगा आपको स्वर या मिलेगा व्यंजन, धन के बाद या तो स्वर या मिलेगा आपको व्यंजन। यदि धन से पहले स्वर है तो धन के बाद स्वर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यदि स्वर और स्वर दोनों तरफ आ जाता है तो स्वर संधि हो जाती है। यदि धन से पहले स्वर है तो बाद में हमेशा व्यंजन ही आएगा। ऐसे ही अगर धन से पहले व्यंजन है तो बाद में स्वर भी आ सकता है और बाद में व्यंजन भी आ सकता है। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, स्वर व्यंजन संधि की परिभाषा में धन से पहले स्वर या व्यंजन आता है और धन के बाद भी स्वर या व्यंजन दोनों आते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो और परिवर्तन हो जाए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, व्यंजन संधि में नियम है, इसके भेद नहीं है। संस्कृत में इसके भेद किए जाते हैं, लेकिन हिंदी में इनके केवल नियमावली हैं। तो मैं एक एक नियम आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना है। शॉर्ट तरीके से आप नियम समझ पाएंगे, परिभाषा भी हो जाएगी और शॉर्ट तरीका भी हो जाएगा। हम हेडिंग डाल लेते हैं व्यंजन संधि। आप अपने नोटबुक में साथ के साथ ही इन नियमों को नोट कर लेंगे। व्यंजन संधि, देखो विद्यार्थियों, क्या है व्यंजन संधि का नियम? एक बार ध्यान देना, इधर आओ एक बार। मैं यहाँ दो वर्ण लिख रहा हूँ, एक क और एक क। दोनों में क्या अंतर है? इस क और इस क में यह अंतर है कि इसमें स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। तो इसको आप ये कह सकते हैं स्वर रहित वर्ण, स्वर रहित वर्ण। अर्थात कौन सा वर्ण है ये? व्यंजन। और ये है स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन। एक हलंत वाला है और एक बिना हलंत वाला। हलंत वाले को आप ये कह सकते हैं कि स्वर नहीं है इसमें, इसलिए इसको स्वर रहित कहेंगे, और जिसमें स्वर दिया गया है वो स्वर सहित है। तो व्यंजन ये भी है और व्यंजन ये भी है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर है। आप यही चर्चा करेंगे। अब पहला नियम देखो, साधारण सा नियम है। नियम नंबर 1, नियम फर्स्ट। और फर्स्ट नियम क्या है? यदि क हलंत है, च हलंत है, ट भी हलंत है, त भी हलंत है और प भी हलंत है के बाद धन से पहले कौन कौन से वर्ण आएंगे? या तो आएगा क या च, ट, त, प। ये सभी हलंत है, अर्थात धन से पहले जो भी व्यंजन आएगा वो सभी हलंत आएगा। तो क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण
ध्यान देना, ये वर्ग क्या है और वर्ण क्या है। देखो हिंदी में व्यंजन को वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजनों को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जैसे क वर्गी, च वर्गी, ट वर्गी, त वर्गी और प वर्गी, इनको सबको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये वर्ग है, किसी भी वर्ग है, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट, त और प। इसका तीसरा वर्ण, जैसे तीसरा वर्ण कौन है? ग। इसी का चौथा वर्ण कौन है? घ। ऐसे च का ज और चौथा वर्ण क्या है? झ। ऐसे ट का ड, ढ, त का द, ध और प का ब और भह। ये तीसरा वर्ण है और ये चौथा वर्ण। इसी की चर्चा कर रहे हैं हम। किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण, तीसरे वर्ण है ग, ज, ड, द और भ। चौथा वर्ण है ज, घ, ज, ड, द और भ। इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो ये तो होता है वर्ग, और वर्ग में या तो तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए। या चर्चा करते हैं, या कौन आए? या रे या ले या व। या कोई भी स्वर, कोई भी स्वर यानी सभी स्वर। कोई भी स्वर का मतलब है सभी स्वर। ध्यान देना, पहला नियम साधारण सा नियम है। नियम, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या फिर य, र, ल, व, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए या कोई भी स्वर यानी सभी स्वर आ जाए, तो हमें क्या करना है? इनको तो देखना है कि ये आ गए हैं। अगर ये आ गए तो बदलना किसको है? बदलना इनको है। क को बदलना है, च को बदलना है, ट को बदलना है, त को बदलना और प को बदल देना है। तो बदलना क्या है, कैसे बदलना है? तो प्रत्येक वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल देंगे। अगर क के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो क को बदल देंगे तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण कर देंगे? तीसरा वर्ण। और तीसरा वर्ण कौन सा है? क का तीसरा वर्ण कौन है? ग। अगर क आधा है तो ग भी आधा रह जाएगा। च का तीसरा वर्ण हो जाएगा ज, ट का तीसरा वर्ण हो जाएगा ड, त का तीसरा वर्ण हो जाएगा द और प का तीसरा वर्ण हो जाएगा ब। देखो विद्यार्थियों, पहला नियम दोबारा देखें एक बार। क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या कोई भी स्वर हो या फिर य, र, ल, व, इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, ये हमारा बॉक्स है। इनमें से कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए तो हम क, च, ट, त को बदल देंगे। किसमें? क को ग में, च को ज में, ट को ड में, त को द में और प को ब में बदल देंगे। देखो कैसे, जैसे उदाहरण लेते हैं। दिक धने अंबर, दिक धने अंबर। सबसे पहले ले लेते हैं हम पहला उदाहरण। देखो धन से पहले क, धन से पहले कौन है? क। धन के बाद कौन है? ए बोले तो कोई भी स्वर या सभी स्वर। इस क को बदल देना है ग में। हलंत है, क्योंकि क हलंत है तो ग भी हलंत है। इस ए स्वर की मात्रा ग में लगाएंगे तो ग हो जाएगा पूरा, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? दी। क का हो गया ग और आगे बचा हुआ आधा में, ब, रे। शब्द क्या बन गया? दिगंबर बन गया। ऐसे ही शब्द लेते हैं। ऋक धने वेद, ऋक धने वेद। देखो विद्यार्थियों, धन से पहले कौन है? क। धन के बाद में कौन है? वह। देखो ये रहा वह, तो इस क को बदल देंगे ग में, आगे है वह। आगे कोई स्वर नहीं है तो गादा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ऋग्वेद। क्या बन जाएगा? ऋग्वेद। ऐसे ही शब्द जैसे षट धने अंगे। ध्यान देना विद्यार्थियों, साधारण सा शब्द है षट धने अंगे। देखो धन से पहले कौन है? ट, ट हलंत है। बाद में कौन है? ए। ट को बदल देना है तीसरे वर्ण में ड, और ए की मात्रा लगेगी तो ड हो जाएगा पूरा। तो क्या बन जाएगा? स डंगे। क्या बन जाएगा हमारा शब्द? सडंग। अगर ऐसा ही एक शब्द आ जाए, जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, षट धने रंग, षट धने रंग। देखो विद्यार्थियों, बहुत कठिन भी नहीं है, इजी भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखो ट
और टै के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, रै। ये देखो ये रै, इस टै को बदल देना है तीसरे वर्ण में डै में, आगे कुछ है नहीं बदलना, तो शै डै, देखो रै आगे है तो नीचे आ जाएगा ये हलंत और ये रै और गै, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, षड्रंग। शब्द क्या बन जाएगा, षड्रंग बन जाएगा। ऐसे ही शब्द है उत्दने घाटने, उत्दने घाटने। देखो विद्यार्थियों, तय के बाद में आ गया चौथा वर्ण है, तय के बाद में कौन सा वर्ण आ गया, चौथा वर्ण आ गया, तो इस तय को बदल देना है किसमें, दै में, तो शब्द क्या बन जाएगा, उद्घाटन। शब्द क्या बन जाएगा, उद्घाटन। ऐसे ही शब्द है शप धने दय, शप धने दय। देखो विद्यार्थियों, धन से पहले पै, धन के बाद में कौन सा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है ये, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो पै का हो जाएगा बै, पै का हो जाएगा बै, और क्या बन जाएगा, शब्द। क्या बन जाएगा, शब्द। ऐसे विद्यार्थियों आगे देखो, सत्य धने उपदेश, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जल्दबाजी में हम इसको इतना गलत पढ़ लेते हैं कि हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। देखो तय हलंत है, बाद में ऊ है, तय का कर लेंगे दै, ऊ की मात्रा लगाएंगे दू, शब्द क्या बन जाएगा, देखो शै दू पै दे शै, और कई बार हम इसको क्या पढ़ लेते हैं, शब्दोपदेश, और शब्द शुद्धिकरण में आता है जो कि गलत है। क्या है ये, ओ नहीं आएगा, शब्द क्या बनेगा, ऊ, और शब्द बन जाएगा सदुपदेश। ये है आपका व्यंजन संधि का पहला नियम। दोबारा देख लो एक बार। नियम नंबर 1, कै चै टै तै पै के बाद किसी भी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या ये रै लै में से कोई भी वर्ण आए या सभी स्वर आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, प्रथम वर्ण कौन, कै चै टै तै पै, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। कै का तो हो जाएगा गै, चै का हो जाएगा जय, टै का हो जाएगा डै, तै का हो जाएगा दै, और पै का हो जाएगा बै। इसे कहते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम। चलिए विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखते हैं अब। व्यंजन संधि का पहला नियम अगर आपके समझ में आ गया हो तो दूसरा नियम इससे जोड़ कर लेते हैं, बहुत ईजी समझ में आएगा। दूसरा नियम है, ध्यान दें, नियम नंबर है 2, और दूसरा नियम कै चै टै तै पै के बाद। देखो फर्स्ट नियम में भी यही थे, धन से पहले कै चै टै तै पै, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, कै चै टै तै पै के बाद पांचवा वर्ण है। कौन सा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण है। और पांचवें वर्ण में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण में 5 वर्ण आते हैं, लेकिन यहाँ 5 वर्ण नहीं आएंगे, और यहाँ वर्ण आएंगे केवल 3 ही वर्ण आएंगे, सॉरी 2 ही वर्ण आएंगे। और 2 कौन कौन से वर्ण आएंगे, या तो न या फिर मैं। कौन कौन से, या तो न या मैं। पांचवा वर्ण कौन है, न या मैं आए तो हमें क्या कर देना है, कुछ नहीं करना, वही है प्रथम वर्ण को। कौन कौन से प्रथम वर्ण हैं, देखो विद्यार्थियों, कै चै टै तै पै, प्रथम वर्ण को अपने वर्ग के 5वें में बदल देना है। कौन से वर्ण में बदलना है, 5वें वर्ण में, 5वें वर्ण में। यानी कै को किस में बदल देना है, नंग में। कै हलंत है, नंग हलंत, चै को ये में, टै को अण में, तै को न में, और पै को मैं में बदल देते हैं। ध्यान दें, प्रथम वर्ण को ही अपने वर्ग के 5वें में बदल देते हैं। वहाँ हम तीसरे में बदल रहे थे, यहाँ हम किस में बदल देंगे, 5वें में। आपको देखना क्या है, 5वां वर्ण। 5वां वर्ण कौन सा, या तो न मिलेगा आपको या मिलेगा आपको मैं। अगर ये आपको दिखाई दे रहे हैं तो पीछे वाले वर्ण अर्थात कै चै टै तै पै को आपको 5वें में बदल देना है। यानी कै का 5वां हो जाएगा, चै का 5वां हो जाएगा, टै का 5वां, तै का 5वां और
पे का पांचवा। देखो विद्यार्थी उदाहरण देखिए, एक साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं। डिक्की धने नाक, ध्यान दें साधारण सा शब्द है डिक धने नाक। धन से पहले कौन है? कै के नीचे है हलंत अर्थात पहला वर्ण है। आगे देखो कौन सा है? न बोले तो पांचवा वर्ण है। हमें क्या करना है? इस कै को बदल देना है, किस में बदल देना? पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण कौन है? नंग। तो कै का हो गया नंग, तो क्या बन जाएगा? दिनांक। क्या बन जाएगा? शुद्ध दिनांक। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए शब्द शुद्धिकरण में तो शुद्ध ये ही लिखा जाएगा दिनांक। ये हलंत है, ये पंचम। ऐसे ही चित्त धने मय, ध्यान देना विद्यार्थियों, पंचम वर्ण में ही बदला जाएगा, अनुस्वार में नहीं। कभी भी आप इसको पंचम वर्ण को अनुस्वार में नहीं बदल सकते, क्योंकि ये हलंत है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये अनुस्वार में भी बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम प्रथम वर्ण को पांचवें में बदल रहे हैं। पंचम वर्ण अगर खुद है तो वो पंचम वर्ण अनुस्वार में बदला जा सकता है, लेकिन हम प्रथम को पांचवें में बदल रहे हैं, इसलिए इनको अनुस्वार के रूप में नहीं बदल सकते। जैसे त आ गया, त के बाद में पंचम वर्ण कौन आ गया? मैं। इस त को बदल देना है पंचम वर्ण कौन है? न। तो ये न, तो क्या बन जाएगा? चिन्मय। हम इस न को ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रथम वर्ण को पांचवें में बदल रहे हैं। तो प्रथम वर्ण का पांचवा न हलंत रहेगा और ऐसे आधा ही लिखा जाएगा। ऐसे ही है उत धन नति, उति धने नति। देखो विद्यार्थियों, तय के बाद में कौन आ गया? न। तो तय का पंचम वर्ण कौन हो जाएगा? न। तो क्या बन जाएगा? उ न ति। क्या हो जाएगा? उन्नति। ऐसे विद्यार्थियों शत धने मार्ग, शत धने मार्ग, ध्यान देना। तय के बाद में कौन आ गया? मैं। तो तय का हो जाएगा पंचम वर्ण न, ये न। तो क्या बन जाएगा? स ने मार्ग। क्या बन जाएगा? सन्मार्ग। ऐसे ही शब्द है विद्यार्थियों समुत धने नयन, समुत धने नयन। देखो विद्यार्थियों, तय के बाद में कौन आ रहा है? न। तो तय का पंचम कौन सा हो जाएगा? न। ये हलंत, तो क्या बन जाएगा? स मु न ये न। शब्द क्या बन जाएगा? समुनयन। अगला है, ध्यान देना, महत्वपूर्ण शब्द है, मैं बहुत बार बुकों में देख चुका हूँ। शत धने न्यास, ध्यान दें, शत धने न्यास। देखो विद्यार्थियों, तय के बाद पंचम वर्ण है। तय के बाद में कौन है? पंचम वर्ण है। तो इस तय को हम पंचम वर्ण में बदलेंगे, हमारा न हो जाएगा और नया शब्द बन जाएगा श आधा न या से। शब्द क्या बन गया? संन्यास। कुछ बुकें इस शब्द को ऐसे भी लिखती हैं, शब्द शुद्धिकरण के रूप में, संन्यास के रूप में। ध्यान देना, संन्यास में दोनों न आधे हैं और कई जगह इस न को अनुस्वार के रूप में भी लिख दिया जाता है। और संधि विच्छेद कुछ विद्यार्थी, कुछ बुक्स वाले इसका संधि विच्छेद ध्यान दें कैसे करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। समय धने न्यास, सम धने न्यास, और मैं का अनुस्वार कर देते हैं और या मैं को न में बदल देते हैं, जो कि गलत है। देखो नियम के अनुसार चलें आप। नियम क्या कह रहा है कि यदि तय के बाद यानी कह चट तय के बाद पांचवा वर्ण, देखो ये पांचवा वर्ण है तो आप तय को पंचम वर्ण में बदल रहे हैं। लेकिन कई बुकों में हम देख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं कि भाई इसको अनुस्वार के रूप में बदल दिया जाता है। सभी को नहीं बदलेंगे, इनको हमने बदल दिया है, लेकिन ये सम धन न्यास हमारा सही शुद्ध नहीं है। तो ये है आपका दूसरा नियम। और दूसरे नियम में हम देखते हैं कि प्रथम वर्ण कै चट तय पे के बाद अगर पांचवा वर्ण आता है तो नियमानुसार प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदले जाता है। यह है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। तो विद्यार्थियों थोड़ा सा अंतर है, मैं थोड़ा सा अंतर करके पढ़ाऊंगा। तीसरा नियम थोड़ा इजी भी है, देख लेते हैं।
नियम नंबर 3 है, यदि स्वर या स्वरयुक्त व्यंजन, स्वरयुक्त व्यंजन, ध्यान देना इस चीज़ को। स्वरयुक्त व्यंजन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, बिना हलंत वाला वर्ण, जैसे एक है क और एक है क, इन दोनों में कौन स्वर रहित है कौन स्वर युक्त है? ये स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये स्वरयुक्त व्यंजन है। यहाँ किस किस की बात की जा रही है? या तो स्वर हो या स्वरयुक्त व्यंजन हो, या तो स्वर हो या फिर स्वरयुक्त व्यंजन हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा था कि धन से पहले स्वर भी आ सकता है और धन के बाद स्वर नहीं आएगा। अगर धन के बाद स्वर आता है तो पहले व्यंजन ही आता है। यहाँ देखो स्वर आ रहा है, तो नियम के अनुसार स्वर भी आ सकता है। के बाद अगर छः हो, कौन हो? छः। ध्यान देना, मैंने यहाँ छः पूरा लिखा है, पूरा लिखने का मतलब इसमें स्वर लिखा है, तो इस छः में कोई भी स्वर आ सकता है, था इस छः में किसी भी स्वर की मात्रा आ सकती है। तो हमें क्या करना है? साधारण सा नियम है, यदि स्वर या स्वरयुक्त व्यंजन के बाद छः हो तो संधि करते वक्त जैसे हम संधि करेंगे, योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो बीच में किसका आगमन आ जाता है? च का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन। जैसे ही उस शब्द को योग करेंगे, जोड़ करेंगे, तो जैसे ही योग करेंगे तो बीच में किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन हो जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, साधारण शब्द ले लेते हैं, आ दने छादने, आ धने छादने। देखो धन से पहले केवल आ है, स्वर है, धन के बाद में देखो छः में कौन है? आ है। तो हमें ये तो देखना नहीं है कि हमें तो छः ही देखना है, इसमें कौन सा स्वर है क्या है ये नहीं देखना, हमें ये देखना है धन से पहले क्या है। धन से पहले या तो स्वर मिले आपको या स्वरयुक्त व्यंजन मिले, तो जैसे इन दोनों की संधि करेंगे तो बीच में किसका आगमन हो जाएगा? च का। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? आच्छादन। ऐसे ही ए धने छा क्या बन जाएगा? अच्छा। ऐसे ही ई धने छा क्या बन जाएगा? इच्छा। ये तो हमारे स्वरों के वर्ण, आ ए ई, छ छा छा। अब देखते हैं वी धने छेद, वी धने छेद। देखो स्वरयुक्त व्यंजन है, यहाँ केवल स्वर थे, अब स्वरयुक्त व्यंजन है, तो क्या बन जाएगा? बीच में आगमन है, विच्छेद। ऐसे ही अनु धने छेद, अनु धने छेद क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। ऐसे ही परि धने छेद क्या बन जाएगा? परिच्छेद। क्या बन जाएगा? परिच्छेद। बीच में किसका आगमन हो रहा है? च का आगमन। देखो यहाँ ई, यहाँ ऊ, यहाँ पर ई। ऐसे ही वृक्ष धने छाया, वृक्ष धने छाया। देखो यहाँ कौन है? वृक्ष अक्षय है और आगे कौन है? छः। तो हमें यहाँ तो क्या देखना है आपको? स्वरयुक्त व्यंजन है, स्वरयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये क्षय व्यंजन होता है, स व्यंजन है, तो बीच में किसका आगमन हो जाएगा? च का। तो क्या बन जाएगा? वृक्ष च छाया। ऐसे ही शब्द है छत्र धने छाया, छत्र धने छाया, तो क्या बन जाएगा? छ त्रय, बीच में आगमन च और छाया। ये हमारे शब्द है। तो ये आपका तीसरा नियम है। दोबारा देख लो, व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या है? यदि स्वर या स्वरयुक्त व्यंजन के बाद छ हो तो जोड़ करते वक्त, योग करते वक्त बीच में किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन हो जाता है। जैसे आदन छादन, आच्छादन, ऐदन छा अच्छा, ईदन छा इच्छा, वीदन छेद विच्छेद, अनुदन छेद अनुच्छेद, प्रीदन छेद परिच्छेद, और वृक्ष धन छाया वृक्ष छाया, और छत्र धन छाया छत्र छाया। तो विद्यार्थियों, ये थी व्यंजन संधि के आपके 3 नियम। और व्यंजन संधि के जो भी नियम बनते हैं, 12-13 नियम बनते हैं, उन नियमों को अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।